हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू किए थे और हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करें। आज हम लोग देखेंगे क्या जी, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स है ना, और क्या हमारा बायसनेस होना चाहिए उसकी चर्चा आज करेंगे। आइए चलते हैं क्लास में और फिर समझते हैं क्या आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलेगा जी, देखिएगा, ये देखिएगा। तो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए पहले बेसिक चीजों की चर्चा करते हैं हम। उसके लिए चलते हैं नोट्स पर। और नोट्स क्यों? क्योंकि आपको पता है नोट्स है तो सब कुछ है और डिटेल में चर्चा करेंगे नहीं। हाँ जी, ये देखिएगा, कह रहा है जब भी, ये नीचे चला गया, ये देखिए, हाँ कह रहा है जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। बिल्कुल सही बात, हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नहीं। जैसे कोई पर्सन होता है तो उसका किसी का हंसने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो हंसते रहता है, कोई भोंदू सा शकल बनाते रहता है। तो हर किसी चीज का अपना एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो उसी तरह रिसर्च के भी कुछ डिजायरेबल क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी सर। कह रहा है जिसे हर रिसर्चर फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात। और वो ये इंश्योर करता है कि रिसर्च फ्री फ्रॉम बायसनेस हो, मतलब कोई पक्षपात ना हो, प्रिजुडिस कोई ना हो, ठीक है, कोई अपने पहले से एजम्पशन ना बना लिया हो गलत है, और सब्जेक्टिव एरर्स ना हो। तो क्या बोला, वो ये भी इंश्योर करता है कि रिसर्च किससे हो, फ्री हो बायसेस से, प्रिजुडाइसेस से और सब्जेक्टिव एरर से। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो सबसे पहला फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है जी ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ मींस रिसर्च विदाउट एनी बायसनेस। तो बोल रहा है भाई बायसेस का मतलब क्या, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं पहले से ही आप अज्यूम कर लो, मान लो, उस बेसिस पर रिसर्च नहीं होना चाहिए। रिसर्च शुड बी प्योर ऑथेंटिक, जैसा जा रहा है वैसा जाने दो। क्लियर है बात? हाँ जी। क्या बोल रहा है, रिसर्चर को वो सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो उनकी रिसर्च को बायस्ड बनने ना दे या फिर बायस्ड ना होने दे। बोला वो सारा प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए जो आपको पक्षपात कर देता है। बोलता भाई साहब, मतलब पक्षपात करने का मतलब है सीधा सीधी आप उसके लिए सोच रहे हो, आप जो रास्ता, जैसे एक बोलता है ना अपनी भक्ति में लीन है, अपने मन से जहां जाना जा रहे हैं, वो वाला काम नहीं। जो पॉइंट कह रहा है उस बेसिस पर जाने वाला काम छोड़ के अपने मन की जो थिंकिंग है उस बेसिस पर अगर आप काम करते हो तो इसका मतलब आप बायस्ड हो। क्लियर है बात? हाँ जी। तो बायस्ड का ये मतलब होता है पक्षपात। अब देखिए बायस्ड करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिविटी के लिए कुछ कुछ हमको क्या प्रोसीजरल सेफगार्ड लेने पड़ते हैं। सर प्रोसीजरल सेफगार्ड का क्या मतलब है, जो प्रोसेस में जब रिसर्च का प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ कुछ सेफगार्ड होते हैं जिससे मेरा रिसर्च इजी हो जाता है और थोड़ा ऑथेंटिक होता है। देखिएगा, कह रहा प्रोसेस में कुछ बातों का ध्यान रखना है जो इस प्रकार है। अब क्या 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 बात का ध्यान रखना है, ध्यान देखिएगा। सबसे पहला कह रहा है कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड करना जिससे और कोई रिसर्चर को हेल्प हो सके। बिल्कुल सही बात। जब आप कभी भी रिसर्च करो ना तो डेटा ऑथेंटिक रखो और कंप्लीट रखो, जिससे अगर कोई बाद में भी आपका रिसर्चर कोई और रिसर्चर चाहे कि आपके डेटा को यूज कर ले तो वो यूज कर पाए। दूसरा है मोस्ट रिपोर्ट रिटन फॉर्म में हो और पब्लिश्ड हो। आप देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो डेटा हो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। मौखिक कैसे पता चलेगा किसी को, नहीं तो रिटन फॉर्म में हो और कहीं पब्लिश्ड होना चाहिए जो ऑथेंटिक लगे। क्लियर है बात? हाँ जी। तो ये दो बातों का ध्यान आपको प्रोसीजरल सेफगार्ड में रखना है। बी, उसके बाद है बी नंबर पे क्या दे रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन हो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सर डेटा कलेक्शन हर पेज में हो, कंसिस्टेंट हो, तब उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन हो। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तीसरा क्या, अवॉइड करे बायसनेस को। बायसनेस नहीं होना चाहिए भाई, पक्षपात एकदम नहीं होना चाहिए। बोल रहा है अगर बायसनेस पर्सनल बिलीफ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव या ह्यूमन एक्सपेक्टेशन की वजह से हो तो वो सारे डेटा को खराब कर सकता है, जिसके लिए रिसर्च करने वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम ऑब्जेक्टिव रहे हैं या बायस। मतलब बोल रहा है भाई साहब देखिए, अभी तक हमने तीन चीज की बात करी, क्या क्या सर, हमको ऑब्जेक्टिव रहना है। तो ऑब्जेक्टिव रहने के लिए, बायस ना होने के लिए हमको तीन चीजें फॉलो करनी, क्या, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स,
ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के हर पेज में डेटा कंसिस्टेंट, और तीसरा अवॉइड करना है बायस को। अब बायसनेस को अवॉइड करने के लिए आप कौन कौन से तरह के बायसनेस को अवॉइड करेंगे? एक तो आपके पर्सनल बिलीफ की वजह से जो बायसनेस होता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव या ह्यूमन की एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर कुछ होगा तो उसके वजह से सबसे बड़ा चैलेंज यही रिसर्चर के पास आता है कि क्या वो ऑथेंटिक तरीके से रिसर्च कर पा रहा है या फिर इन बायसनेस के चक्कर में पड़ गया। अब आइए इस बायसनेस को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। कहता है लेट्स डिस्कस दी सम बायसेस। अब क्या होता है बायसेस? मतलब भेदभाव करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। क्या बोला? डिस्क्रिमिनेशन करना। अरे यार कहीं नहीं चल रहा है, हाँ डिस्क्रिमिनेशन करना। क्लियर है बात? हाँ जी। अब देखिएगा एक एक करके इसकी चर्चा हम करेंगे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, क्या बोल रहा है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस? बोल रहा है बाहर किसी भी वजह से कोई न्यूज मिल गया या और उसके बेसिस पर रिसर्च किए तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए बाहर की वजह से अगर कुछ सुन लिया आपने, आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो या कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, अब बाहर वाला कोई मीडिया वाले की वजह से या किसी अदर की वजह से आपने उस इंफॉर्मेशन को सच मान लिया बिना अपने आप जांच किए हुए, तो वो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद है ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया। देखिए इसी को हम लोग क्या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। दूसरा है पर्सनल बायस। पर्सनल बायस मतलब अगर अपने पर्सनल, जैसे आपका अगर मानना होगा कि मान लेते हैं फॉर्मल कपड़ा पहनना अच्छा है, और ठीक है, और आप कोई मतलब फॉर्मल नहीं, क्या बोलते हैं, कोई और फैशनेबल कपड़ा पहन के निकल गया, तो आप उसको क्या गलत मान लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रिसर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर्सनल बायस मतलब कोई भी टॉपिक जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो, अगर उसमें आपकी कुछ अपनी परसेप्शन है तो भाई साहब वहां नहीं लगानी है, वहां जो हो रहा है उसको हमको बता देना है। दूसरा है, उसके बाद है ऑब्जर्वर बायसनेस। ऑब्जर्वर बायसनेस मतलब ऑब्जर्वर रिसर्चर को कहा गया है, तो उसकी बिलीव की वजह से अगर कुछ ऑब्जर्वर की बिलीव की वजह से कुछ बायसनेस आ रहा है तो उसको भी हमको आने नहीं देना है। उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी बायसनेस। अब आपने सोचा था कि ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि होगा 10 रुपया, हुआ 5 रुपया, तो उस वजह से रिसर्च पे कोई इंपैक्ट नहीं आने देना है, जितना आया उतना ही हमको दिखा देना है। तो ये क्या है? एक्सपेक्टेंसी बायस बोलते हैं। खुद की एक्सपेक्टेशन की वजह से कोई गलती नहीं करनी है। और है क्या? प्लेसबो बायस। प्लेसबो बायस मतलब जब हम लोगों को भरोसा दिला देते हैं कि हाँ यही सही है, मतलब यही सही है, चेंज अदर्स माइंड, दूसरे के माइंड को चेंज कर देना। तो प्लेसबो बायस मतलब एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे देखना कभी बच्चा लोग होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि उनको लगता है कि बुखार है या ये वो है, मम्मी बोलती है, मम्मी चॉकलेट दे देती है दाना, ठीक है, बोलती है देखो देखो लो इससे बुखार ठीक हो जाएगा, और बच्चा खेलने को देने लगता है। इसका मतलब क्या सर? ये प्लेसबो किया गया, उसके माइंड में भरा गया, ये क्या था? झूठा दवाई तो नहीं था, नहीं, तो उसको बोलते हैं प्लेसबो, जब हम लोगों की माइंड को चेंज कर देते हैं। नहीं, हाँ जी। तो ऐसी कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ये 5 बायसनेस से अगर आप बच गए तो आपका रिसर्च क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ सर, ये 5 तरह की बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए दूसरा है रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट रिजल्ट है कि नहीं है। देखिए कह रहा है अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंट रिसर्च पे सेम रिजल्ट दे रहा है, चाहे वो पॉजिटिव दे या नेगेटिव, उसे ही रिलायबिलिटी कहते हैं। समझ में आया बात? देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और अब जैसे ये रिमोट है, ये रिमोट को मैंने ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, बार बार ऑन ऑफ हो जा रहा है, टीवी ऑन टीवी ऑफ हो जा रहा है। अगर ये रिमोट ऑन ऑफ होने की जगह कुछ और इधर उधर हो जाता तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट किसी रिसर्च पे अगर कंसिस्टेंट रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझिएगा, आइए देखें क्या लिखा हुआ है। कह रहा अगर हम ये रिसर्च करें कि फोन का यूजेज बच्चों की स्टडी को इंपैक्ट कर रहा है और आंसर हाँ में हो, तो दूसरा रिसर्चर भी यही रिजल्ट दे रहा है, देन वी कैन से ही इट इज रिलायबल। अब देखिएगा इसमें सिंपल सा बात समझिएगा, हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं? हम स्टडी चेक करना चाह रहे हैं कि फोन का यूजेज है बच्चों की स्टडी को इंपैक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी। और आपका मान लेते हैं जवाब आ गया रिसर्च करने के बाद, हाँ ठीक है ये सही बात है। और अगर दूसरे भी रिसर्च कर रहे हैं और उसका भी जवाब सेम आया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलायबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट। कोई भी रिसर्चर अगर उस टॉपिक पे रिसर्च करे, उसका सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी, दैट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। कह रहा सपोज हम थर्मोमीटर से किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, वो सेम डिग्री बता रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। अब देखिए कोई थर्मोमीटर होता है, हाँ जी सर, उससे अगर हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और हर बार वो सेम डिग्री बता रहा है एक इंसान का,
तो वो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी, मतलब कंसिस्टेंट। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का टाइप्स क्या क्या होता है? सबसे पहला होता है जी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेम रेटर सेम मेथड से सेम रिजल्ट देगा। क्लियर बात? सेम रेटर सेम मेथड से सेम रिजल्ट देगा, दैट इज कॉल्ड रेटर, यहां रिसर्चर को कहा गया है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, सेम रेटर था, मैं एक रिसर्चर, मैंने किसी मेथड के थ्रू सेम रिजल्ट लेके आया, दैट इज कॉल्ड टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। इंटररेटर, इंटर मतलब दो, मैंने कई बार बताया इंटर मतलब दो, तो डिफरेंट पर्सन सेम मेथड के थ्रू अगर सेम रिजल्ट लेके आए उसको हम लोग बोलते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंट्रारेटर मतलब सेल्फ, खुद की बात कर रहा है, तो एक इंट्रा मतलब एक, तो सेम रेटर डिफरेंट टाइम पे सेम रिजल्ट्स लेके आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रारेटर। ध्यान दीजिएगा, इंटररेटर में सर अलग पर्सन था लेकिन सेम मेथड से सेम रिजल्ट ला रहा था, और इंटररेटर में रेटर मतलब यानी कि रिसर्चर वही है, अलग अलग टाइम पे रिसर्च कर रहा है और रिजल्ट क्या सेम लेके आ रहा है। अब है अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी। अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होता है, कह रहा है टू फॉर्म्स ऑफ सेम टेस्ट, अगर दो फॉर्म है उसका सेम टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड कहते हैं। उसके बाद है स्प्लिट हाफ मेथड, मतलब एक ही टेस्ट को हाफ हाफ करके और उसका कंपैरिजन करके हम जब देखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट हाफ मेथड। उसके बाद है पैरेलल फॉर्म मेथड, मतलब टू डिफरेंट फॉर्म को सेम टेस्ट पर सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए जब हम देखते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल फॉर्म मेथड्स। उसके बाद है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या हो गया जी, कोरिलेट ओवरऑल परफॉर्मेंस विद ईच पार्टिसिपेंट्स, हर पार्टिसिपेंट्स के साथ क्या कोरिलेशन करना। क्लियर है बात? जी हाँ सर। अब है वैलिडिटी। वैलिडिटी को समझिएगा, आइएगा ये देखिएगा, आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिएगा, वैलिडिटी का मतलब होता है जी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसके लिए? एक्यूरेसी फॉर प्रोसीजर्स एंड एक्यूरेसी फॉर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स। तो अभी तक रिलायबिलिटी में हमने कंसिस्टेंट रिजल्ट देखा, इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं किया कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट चेक सही है कि नहीं। जैसे अगर हम थर्मोमीटर की बात कर रहे थे तो हम ये नहीं देखे कि थर्मोमीटर सही है कि नहीं, हो सकता है थर्मोमीटर खराब हुआ होगा इस वजह से कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा होगा, तो ये हम चेक नहीं किए, हम बस ये देख लिए कि थर्मोमीटर कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, सेम डिग्री बता रहा है, तो हमने ये देख लिया क्या कि वो रिलायबल है। अब हम यहां ये चेक करेंगे कि क्या वो थर्मोमीटर ऑथेंटिक है, वो थर्मोमीटर सही है, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी। वैलिडिटी एक्यूरेसी फॉर प्रोसीजर्स और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब कहता है देखिए वैलिडिटी को यूज क्यों करते हैं, कहता है यूज्ड टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्वालिटी को इवैल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, वैलिडिटी का यूज करते हैं। कह रहा है मोर देन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी से ज्यादा है, क्योंकि जो भी चीज, ठीक है मान के चलेगा, जो भी चीज रिलायबल होगा जरूरी नहीं है वो वैलिड हो। अभी एग्जांपल दिया कि मान लेते हैं थर्मामीटर क्या रिजल्ट तो कंसिस्टेंट दे रहा है, हम समझ रहे हैं कि भाई साहब क्या रिजल्ट मतलब थर्मोमीटर का डिग्री चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली सेम बता रहा है, लेकिन क्या वो जरूरी है कि वैलिड होगा? हो सकता है थर्मोमीटर खराब हो इसलिए एक डिग्री पर मेंशन और उसी डिग्री को बता रहा हो, तो कंसिस्टेंसी मतलब रिलायबिलिटी से वैलिडिटी नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज वैलिड होगा वो रिलायबल जरूर होगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइए अब इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोला रिसर्च इंस्ट्रूमेंट सही है या नहीं है, इसको बताता है कौन, वैलिडिटी। देखिएगा कह रहा थर्मोमीटर से चेक करने के बाद अगर हम हर इंसान को एक ही रिजल्ट दे रहा है मतलब रिलायबल है। ये तो बात सही है कि अगर हर इंसान को कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो रिलायबल है, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चेक करना कि थर्मोमीटर सही है या नहीं है इसको कहते हैं क्या, वैलिडिटी। क्लियर है बात? हाँ जी सर। आइएगा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है अगर कोई चीज रिलायबल है, क्या बोला, अगर कोई चीज रिलायबल है देन वैलिड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। क्लियर बात? समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई वैलिड है तो वो रिलायबल होगा ही 100%। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? जी सर। अब नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी के भी टाइप्स होते हैं, इससे इतना क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? हाँ जी सर। आइएगा देखिएगा, सबसे पहला है इंटरनल वैलिडिटी।
ठीक है, इंटरनल वैलिडिटी। बोल रहा है इंटरनल वैलिडिटी क्या है, कॉजल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना इंटरनली, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका इंटरनल वैलिडिटी। जैसे लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, नहीं, हाँ जी, उसको बोलते हैं इंटरनल वैलिडिटी। तो हम वही तो चेक करते हैं ना, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वही चेक करते हैं भाई साहब कितना एक्यूरेसी है, कितना ये सिस्टम, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही है या नहीं है। अब है एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो बोल रहा है कैजुअल रिलेशन बिटवीन जनरलाइजेशन, ये जनरलाइजेशन की बात करता है कि भाई साहब जो बाहर जो चीजें हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं है। बोल रहा है एप्लीकेबल एवरीवेयर और नॉट, नेचुरलनेस की बात करता है कौन, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब चलिए फेस वैलिडिटी की बात करते हैं। सर फेस वैलिडिटी की बात करेंगे तो बोल रहा है वो डिपेंड करता है जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर पे। बोल रहा है समथिंग अपीयर्स टू बी वैलिड, इसमें कुछ ना कुछ वैलिड होना चाहिए। उसके बाद एक कंटेंट वैलिडिटी, क्या है, कंटेंट वैलिडिटी। सर कंटेंट मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है होल मेजर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है, पूरे कंटेंट कितना एक्यूरेट है इसकी वैलिडिटी की बात कर रहा है। जब आप रिसर्च करते हैं तो कंटेंट देखते हैं ना भाई साहब, हाँ ये जो कंटेंट है, प्लगरिज्म चेक करते हैं तो कंटेंट की वैलिडिटी देखते हैं ना कि कितना एक्यूरेट है, मतलब हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर कंटेंट की एक्यूरेसी। अब है क्राइटेरिया वैलिडिटी, क्राइटेरिया मतलब स्टैंडर्ड चेक करना, नहीं, क्राइटेरिया लिमिटेशन को बोलते हैं ना स्टैंडर्डाइज किया, तो कोरिलेशन विद दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रिलेशनशिप टू दी अदर मेजर्स, ये देखते हैं। और उसके बाद है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं थ्योरेटिकल फ्रेम को, बिल्डअप को, नहीं, बिल्डअप द नॉलेज। पूरा कंसेप्ट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स रियलिटी, कंसेप्ट जो है एक्यूरेटली किसको रिप्रेजेंट करता है, रियलिटी को। क्लियर बात, हाँ जी सर। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोल रहा है, कंकरेंट वैलिडिटी। सर कंकरेंट वैलिडिटी होता है करंट पोजीशंस के लिए, नहीं, कोरिलेशन विद द अदर टेस्ट। बोल रहा है कंपैरिजन करता है, दो टेस्ट को सेम टाइम पे कंपेयर कर सकता है या नहीं, ये कौन बताता है, कंकरेंट वैलिडिटी बताता है। इसको याद रखिएगा, करंट पोजीशंस और कोरिलेशन विद द अदर टेस्ट। लीजिए जी, ये हो गया नोट्स। अब ये जो चीज मैंने बता दिया है ना, ये आपका भाई साहब एग्जाम में आना ही आना है, हर बार पूछा जाता है, तो इसको नोट्स बना लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज लिखेगा, दूसरा चीज आपका हो ही नहीं सकता, आप मैच कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन से, इसी से आपका बहुत सारा चीज मैच कर जाएगा। अब चलते हैं जी बुक पर, समझते हैं एक एक चीज करके, नहीं, हाँ जी सर, आइए क्या बोल रहा है, बट देयर आर सर्टेन कॉमन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिसर्च प्रोसेस। कुछ रिसर्च प्रोसेस में कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हाउएवर देयर इज अ वर्ड कॉजन, देयर इज एन ओवरलैपिंग इन द मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। बोल रहा है भाई साहब एक वर्ड है कॉजन, और यहाँ पे क्या होता है, वो ओवरलैपिंग होते रहता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। कह रहा है दे इंश्योर दैट रिसर्च इज फ्री फ्रॉम बाइसेस और प्रीजुडाइस एंड सब्जेक्टिव एरर्स। बोल रहा है क्या इंश्योर करते हैं कि भाई रिसर्च जो हो वो फ्री फ्रॉम बाइसेस हो, पक्षपात ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, प्रीजुडाइसेस कोई पहले से एजम्पशन ना हो, और सब्जेक्टिव एरर उसमें ना हो। सबसे पहला क्या देखते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब पक्षपात नहीं, करेक्ट मींस रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, किस बिना बायस का रिसर्च करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। कह रहा है ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्ड अराउंड इट, उसी के अराउंड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। कह रहा है रिसर्चर यूजुअली टेक ऑटमोस्ट प्रिकॉशंस दैट रिजल्ट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ऑन प्रेजेंस, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बोल रहा है रिसर्चर्स को वो सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे उसके अपने प्रेजेंस, बिहेवियर या एटीट्यूड की वजह से क्या हो, रिजल्ट चेंज ना हो या अफेक्ट ना हो। दे क्रिटिकली एग्जामिन द रिसर्च मेथड टू अवॉइड द बायस, इसीलिए वो एग्जामिन करते हैं रिसर्च के मेथड को ताकि वो बायसनेस को खत्म कर सके, अवॉइड कर सके। देखिएगा द फॉलोइंग मींस कैन बी अडॉप्टेड टू द इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। अब इस रिसर्च प्रोसेस के लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, प्रोसेस को के लिए प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉलो किया जाता है। नहीं, हम प्रोसेस में देखते हैं क्या क्या है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा जाता है सारे डेटा और ऑब्जर्वेशंस का, और दूसरा एक उस जो डेटा कलेक्ट किए हैं उसका एक रिपोर्ट बना के उसको पब्लिश करा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा नंबर पे देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, अभी बात करी थी हमने, मतलब क्या कंसिस्टेंसी अवेलेबल है या नहीं है प्रोसीजर्स में, ये भी देखते हैं। और तीसरा है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट्स,
ठीक है मोटा भाई साहब, जो कॉन्सेप्ट जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो सही है कि नहीं है रहा है, बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। कह रहा है एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट डिफाइन दैट द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज मेजर्ड और व्हाट ऑपरेशन प्रोड्यूस। बोल रहा है इस टर्म में बताना कि क्या हमको मेजर करना है और ऑपरेशन प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लास्ट जो डी है ऑब्जेक्टिविटी में वो है अवॉइड करना बायसनेस को, बायसनेस मतलब अवॉइडिंग बायसनेस जो हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अब बायसनेस क्या, देखिए 4-5 तरह की बायसनेस की चर्चा की गई है। बोल रहा बायसनेस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल बिलीफ्स, ऑब्जर्वर्स, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस कैन डिस्टॉर्ट ऑल डेटा, सारे डेटा को खत्म कर सकता है। आइए हम डिस्कस करते हैं क्या, लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंट बायसनेस। अब बायसनेस की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब सर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो बाहर की वजह से होता है, नहीं कि मीडिया की वजह से या फिर कहीं और हम कुछ सुन ले उसकी वजह से अगर हम रिसर्च में दिक्कत कर दिए, डेटा चेंज किए, तो वो हमको क्या बोलते हैं, दिक्कत हो जाता है। कह रहा वंस कल्चर और ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया, सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस द पीपल टू एक्सेप्ट पर्टिकुलर वर्ल्ड व्यू। मोटा भाई साहब अगर आपने जो सोशल मीडिया की वजह से अगर आपने कुछ चेंजेस किया तो रिसर्च इंपैक्ट कर सकता है। फिर दूसरा है पर्सनल बायस, मतलब खुद की ये व्यू की वजह से, अगर आपके कोई पर्सनल बिलीफ है उसकी वजह से अगर कोई आपने डेटा में चेंज किया तो दिक्कत आ सकता है, पक्षपात हो सकता है। ऑब्जर्वर बायस, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वजह से, उसकी बिलीफ की वजह से अगर कुछ चेंजेस किया आपने तो और आपने और उससे डेटा इंपैक्ट हुआ तो आप बायसनेस कहलाएगा। एक्सपेक्टेंसी बायस, अब जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट नहीं आया तो भी अगर आपने उसको एक्सपेक्टेशन को डाल दिया तो भी क्या होगा, पक्षपात होगा। हमने सोचा था ये रिजल्ट आएगा, आया ये, और हमने ये वाला डाल दिया तो बायस्ड किया हमने उसके साथ। प्लेसबो बायस, प्लेसबो बायस मतलब वैसा बायस, देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुल। ऐसा ऑपरेशन जब पीपल चाहते हैं क्या, बिलीव कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। जैसे मेनी पीपल में क्लेम फील बेटर आफ्टर टेकिंग अ प्लेसबो सच एज ए शुगर पिल। शुगर पिल लेने के बाद बहुत सारे लोगों को बोलता है अरे मेरा बीमारी तो ठीक हो गया। क्लियर बात, हाँ जी। अब आ जाइए जो मेन है रिलायबिलिटी। सर रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी मतलब कि रिजल्ट जो मेरा है वो कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी टॉपिक पे अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो मेरा रिजल्ट कंसिस्टेंट है या कोई और भी कर रहे हैं तो वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलायबिलिटी। अभी पढ़े थे हम लोग, देखिए कह रहा है रिलायबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी, it refers to the extent to which an investigation procedures consistent results। पूरा क्या रेफर्स करता है, जो इन्वेस्टिगेशन हमने प्रोड्यूस किया वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इट कैन ऑल्सो टर्म एज वेरीफाइबिलिटी। If any research yields similar result in each time, then it is undertaken with a similar population in the given context with a similar procedure, it is said to be reliable research। क्या बोला, ध्यान दीजिए, एक लाइन पढ़िएगा। कह रहा अगर कोई भी रिसर्च हुआ सिमिलर रिजल्ट्स each टाइम, हर टाइम पे हुआ, then it is undertaken with a similar population के साथ लिया गया, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में लिया गया और सिमिलर प्रोसीजर्स के साथ लिया गया, तो उस रिसर्च को क्या बोलते हैं कि वो रिलायबल है। एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, यहाँ बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है। कह रहा सपोज अ रिसर्च इज कंडक्टेड ऑन द इफेक्ट्स ऑन वाचिंग टेलीविजन ऑन द क्लास परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन, and if the results conclude that watching TV causes low grades in class, if another sample taken from the population shows the same result with the same research procedure, then we can say the research procedure and the outcomes are reliable। ध्यान सुनिएगा, हमने एक टॉपिक लिया, बोला भाई साहब क्या कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि टीवी देखने की वजह से जो क्लास का परफॉर्मेंस है वो लो ग्रेड का है। हमने रिसर्च शुरू किया, रिसर्च करने शुरू करने के बाद बात समझ में आ गई कि हाँ भाई ये बात तो सही है, मैंने चेक किया। अब किसी और ने, बी ने भी चेक किया कि क्या ये चीज सही है, उसका भी रिजल्ट यही आया कि भाई इंपैक्ट तो कर रहा है। फिर तीसरे ने किया, उसका भी रिजल्ट सेम आया, तो हम लोग बोलते हैं कि क्या रिसर्च क्या है, रिलायबल है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है बात, हाँ जी सर। आप देखिएगा जैसे मैंने बोला था ना कि थर्मोमीटर वाला एग्जांपल दिया था कि थर्मोमीटर को क्या करना है, थर्मोमीटर जब कंसिस्टेंट डिग्री बता रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिलायबल है। द मोर सिमिलरिटी इन द रिजल्ट्स द मोर इज रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज आल्सो टर्म्ड एज ए रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट। देख रहे हैं क्या बोल रहा है, जितना सिमिलर होगा रिजल्ट्स उतना रिलायबल होगा क्या, रिसर्च। आइए एक एक करके इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट रिटेस्ट मेजर ऑफ स्टेबिलिटी है,
सेम टेस्ट को 2 डिफरेंट टाइम्स पे सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ मेजर करता है। पैरेलल फॉर्म्स क्या बोला, मेजर ऑफ इक्विवेलेंस है 2 डिफरेंट फॉर्म्स पे सेम टेस्ट को सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ मेजर करता है। इंटररेटर मेजर ऑफ एग्रीमेंट, देखिए इंटर मतलब दो, तो बोलता है दो रेटर्स रेट बिहेवियर्स एंड डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम। यहाँ पे इंटररेटर मतलब दो अलग अलग रेटर सेम मेथड्स के थ्रू सेम रिजल्ट्स लेके आ रहा है। क्लियर बात। इंटरनल कंसिस्टेंसी, अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली ईच आइटम मेजर द सेम अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट, कोरिलेट करता है परफॉर्मेंस को, ठीक है, और विद ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स, नहीं, हाँ जी। उसके बाद है इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी। इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी क्या है, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी है, दो रेटर्स होंगे सेम एटीट्यूड के साथ डिफरेंट टाइम पे सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है, तो रिसर्चर सेम एटीट्यूड और बिहेवियर के साथ अलग अलग टाइम पे सेम रिजल्ट्स देंगे। स्प्लिट हाफ कह रहा है मेजर टू एक्सटेंट टू विच ऑल पार्ट ऑफ द टेस्ट कंट्रीब्यूट इक्वली व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। स्प्लिट हाफ मतलब आधा आधा रिसर्च कंपेयर करेंगे, नहीं। और अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब a measure of consistency reliability is used when is necessary to have two forms of the same test। अलग अलग दो फॉर्म सेम टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, उसको अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड बोलते हैं। ये हमने डिटेल में चर्चा कर ली है, उसका नोट्स बनाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये देखिएगा मैंने एक और चीज दिया है, रिलायबिलिटी एक्यूरेसी मेजर सॉरी ये मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी नहीं कंसिस्टेंसी। अब देखिए ये कंसिस्टेंसी और दूसरा स्टेबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट में वही बात आ गया, कोएफिशिएंट ऑब्टेन्ड है ना, रिपीटिशन। पैरेलल फॉर्म में भी वही है, टू कंपैरेटिव सेट्स ऑफ मेजर। इंटर-रेटर कंसिस्टेंसी, अ टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी रिस्पांस टू ऑल आइटम इन अ मेजर, ठीक है। फिर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ द जजमेंट, सेवरल रेटर्स हाउ दे सी फेनोमेनन इंटरप्रेटर सम। देखिएगा स्प्लिट हाफ में भी क्या, आधा आधा, रिफ्लेक्ट द कोरिलेशन बिटवीन टू हाफ्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। समझ में आई बात, हाँ जी सर। ये देखिएगा सेम चीज है, इंटर-रेटर डिफरेंट पीपल सेम टेस्ट, टेस्ट retest same people different times, parallel forms different people same time different test, internal consistency different question same construct। क्लियर है बात, हाँ जी सर। अब चले नेक्स्ट, आइए वैलिडिटी। वैलिडिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा ये लेक्चर ज्यादा बड़ा होगा लेकिन आपको वैलिडिटी सारे चीज में समझ आ जाएगा। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसीजर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड टेस्ट। द कांसेप्ट ऑफ वैलिडिटी कैन बी आल्सो बी अंडरस्टूड बाय ए पोजिंग क्वेश्चन। कह रहा आर वी मेजरिंग और एबल टू मेजर व्हाट वी ओरिजिनली इंटेंडेड टू मेजर। बोल रहा जो हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं क्या वो हम लोग मेजर कर लिए या कर रहे हैं, यही चेक करना वैलिडिटी है। बोलता वैलिडिटी मींस दैट रिसर्च मस्ट बी अनबायस्ड एंड फ्री फ्रॉम एनी सिस्टमैटिक एरर एज दिस मे इंपैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिसर्च। विदाउट वैलिडिटी रिसर्च गोन इन द रॉन्ग डायरेक्शन। तो जब तक आप वैलिडिटी नहीं चेक करिएगा तब तक आपका रिसर्च सही नहीं होगा। कह रहा है जनरली वैलिडिटी टर्म टू बी मच मोर इंपॉर्टेंट देन रिलायबिलिटी। To keep research on the right track, it is must that the concepts are defined in the best possible manner so that no errors occur during the measurement. Different types of validity are given below। अलग अलग वैलिडिटी दिया हुआ है, देखिएगा। चलिए इसको यहां छोड़ दीजिए। इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी की चर्चा हमने करिया कि इंटरनल लेवल पर, लेबोरेटरी लेवल पर, देखिए ये देखिए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स पर नहीं, और एक्सटर्नल वैलिडिटी बाहर की वजह से अगर कोई इंपैक्ट पड़ रहा है हमको नहीं, हाँ जी। फेस वैलिडिटी, ठीक है, सर्वे और क्वेश्चनर के बेस पर नहीं, हाँ जी। कंटेंट वैलिडिटी, द इंडिकेटर मेजर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड कांसेप्ट डिस्कस्ड अर्लियर। पूरा क्राइटेरिया विद ऑल यहां स्टैंडर्ड्स के बेस पर देखिएगा, कॉरेस्पोंडेंट एंड प्रेडिक्टिव ऑफ मेजरिंग यूजिंग द रिलेटेड इंडिकेटर्स। ये स्टैंडर्ड्स की बात करता है, नहीं हम लोग पढ़े हैं अभी, हाँ जी सर स्टैंडर्ड्स। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होता है वो कॉन्सेप्ट की बात करता है, देखिएगा। द इंडिकेटर मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इन अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट एंड अनदर मेजर टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। फॉर द एग्जांपल द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड इनकम लेवल ऑफ कवरेज। ये देखिएगा, इसको पढ़िए, ये बेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या बोला, व्हेन द कॉजल रिलेशनशिप डिस्कवर्ड कैन बी जनरलाइज्ड टू द अदर पीपल। ये देखिएगा, ये टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट के बेस पर, इसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल वैलिडिटी। करेक्ट सैंपलिंग विल अलाउ जनरलाइजेशन, हेंस द गिव एक्सटर्नल वैलिडिटी। देखिए जनरलाइजेशन की बात करता है कौन, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब यहाँ है इंटरनल वैलिडिटी। बड़ा इंटरनल वैलिडिटी occurs when it can be concluded that there is a causal relationship between the variables being studied। ठीक है, जो ये देखिए इट इज अ डिजाइन फॉर एक्सपेरिमेंट। इंटरनल वैलिडिटी किसके लिए, सर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स के लिए। कंटेंट वैलिडिटी, सर यह कितना 100% वैल्यूएबल है या नहीं है। कह रहा है इफ यू वांट टू टेस्ट द नॉलेज
of American geography, it is not fair to have most question limited on the geography of New England। बोल रहा भाई साहब जो कंटेंट रिसर्च का है वो तो आपका ऑथेंटिक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए इस बेस पर। तो इसीलिए बोला कि भाई साहब अमेरिकन ज्योग्राफी पे अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो न्यू इंग्लैंड की ज्योग्राफी पे आप रिसर्च नहीं कर सकते। फेस वैलिडिटी अकर्स बोल रहा है जो समथिंग appears to be valid, they depend very much on the judgment of the observer, जो ऑब्जर्वर के जजमेंट पर मेजर करता है। अब देखिएगा यहाँ टेस्ट वैलिडिटी में क्राइटेरिया बोल रहा है कोरिलेशन विद दी स्टैंडर्ड्स, प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्ट्स फ्यूचर वैल्यूज ऑफ क्राइटेरिया, और कॉनकरेंट क्या है, कोरिलेट्स विद अनदर टेस्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एक्यूरेटली किस पर प्रेजेंट करता है, रियलिटी पर, जिसमें कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट है, साइमल्टेनियसली मेजर सेम कंस्ट्रक्ट कोरिलेट करता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, और डज नॉट मेजर व्हाट इट शुड नॉट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है बात? हाँ जी, ये देखिएगा सर, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी कुछ क्राइटेरिया, प्रेडिक्टिव, कॉनकरेंट, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा, मैंने बहुत सारा चार्ट ऐड कर दिया है। अब आइए जी, ये देखिए फेस वैलिडिटी, ठीक है, ले पर्सन के हिसाब से, कंटेंट वैलिडिटी, एक्सपर्ट बेस्ड थ्योरी, क्राइटेरिया, टूल मैच अदर्स, कॉनकरेंट या कन्वर्जेंट, सिमिलर स्कोर्स अदर टूल्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स, डिस्क्रिमिनेंट, tool gives high score for the well people and a lower scores for the sick people, predictive, future के लिए होगा, different among different groups, construct, what is supposed to measure, and internal, warrant a causal conclusion, correlation नहीं। हाँ जी सर, अब देखिएगा, चलिए अब आगे चलते हैं जी, इसको छोड़ दीजिए, मेजरमेंट स्केल की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं एक्यूरेसी पर, ठीक है। हाँ जी सर, एक्यूरेसी क्या बोलता है, बोल रहा है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द वैलिडिटी, इट इज आल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स आर रिलेटेड टू इच अदर। बिल्कुल सही, इंस्ट्रूमेंट एंड टूल जो एक दूसरे से रिलेटेड है उसको देखना। एक्यूरेसी आल्सो मेजर्स वेदर द रिसर्च टूल्स हैव बीन सेलेक्टेड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड रिसर्च प्रोसीजर्स सूट द रिसर्च प्रॉब्लम और नॉट। तो ये क्या हो गया सर, एक्यूरेसी मतलब जो वैलिडिटी से बहुत क्या रिलेटेड है, तो आपका वैलिडिटी मींस एक्यूरेसी, ठीक है, उसी की चर्चा करते हैं। अब आ जाए क्रेडिबिलिटी, रिसर्च क्रेडिबल भी होना चाहिए, इट इज यूज द बेस्ट सोर्स और इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रोसीजर इन दी रिसर्च, जो भी रिसर्च में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो बेस्ट सोर्स से होना चाहिए। कह रहा द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम्स एंड रिड्यूस कॉस्ट, however the excessive reliance on secondary data when the option or primary data is available entails the risk of reducing the credibility of research। बोला ऐसा बात है भाई साहब, ठीक है, सेकेंडरी डाटा आपका टाइम और ये बचाता है, लेकिन अगर आपने प्राइमरी डेटा आपके पास अवेलेबल है और कर सकते हैं और आप सेकेंडरी यूज कर रहे हैं तो वो रिसर्च की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देता है, कम कर देता है। इट हैज टू बी ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। द एक्यूरेट रेफरेंसेस इन रिसर्च एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च बट फेक रेफरेंसेस आल्सो डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च। बोले देखिए जो एक्यूरेट रेफरेंसेस अगर आप जो देते हैं जहां से डेटा एक्यूरेट दिया गया है वो आपका क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है, लेकिन अगर फेक रेफरेंस है तो वो आपका क्रेडिबिलिटी को घटा देता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। उसके बाद है जनरबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी मतलब जनरलाइज कर देना चीजों का, नहीं। हाँ जी, और इंपेरिकल रिसर्च का मतलब होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड काम करना। देखिए that is based on real life experience, direct experience or observation by the researcher. It implies that the research related basically to one more aspects of real situation and deals with the concrete data that provide a basis of external validity to the results of the research. Clear है बात? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, सिस्टमैटिक, क्या बोल रहा है, सिस्टम भी होना चाहिए। For a research to be effective, it has to be systematic. तो एक सिस्टम होना चाहिए रिसर्च करने का, ऐसा नहीं कि कहीं से कुछ भी कहीं से स्टार्ट कर दिया, नहीं। It is only approach to undertake any research work and each step must follow the other. एक दूसरे के बात लिंकडम के साथ होना चाहिए। जैसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किए, फॉर्मुलेशन किए, ऑब्जेक्टिव बनाए, तो ये सारा एक दूसरे से लिंक्ड के साथ होना चाहिए। क्या हो रहा है, देयर आर सेट ऑफ प्रोसीजर दैट हैज बीन टेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दस सुटेबल टू यूज इन रिसर्च, देयरफॉर ईच रिसर्च शुड फॉलो अ डेफिनिट प्रोसीजर। हर रिसर्च को एक डेफिनिट प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। कंट्रोल फैक्टर होना चाहिए। इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस वंस देयर इज ऑलवेज मोर देन वन फैक्टर दैट अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट। सिमिलरली इन रिसर्च वेरियस फैक्टर्स में अफेक्ट द आउटकम, सम आर टेकन एज कंट्रोल्ड। ठीक है,
उसके बाद रिसर्च को क्या साइक्लिकल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। रिसर्च इज अ साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम एंड एंड्स इन द प्रॉब्लम। देखिएगा ये बात तो सही है कि जब हम कोई प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं तो लास्ट में कहीं ना कहीं फिर एक प्रॉब्लम हमारे पास रह जाता है। फिर लॉजिकल बोल रहा है रिसर्च क्या लॉजिक के साथ होना चाहिए, कह रहा स्टेटमेंट द गुड रिसर्च इज लॉजिकल implies that research is guided by the rules and of logical reasoning. Induction and the deduction are not great value of research which have been discussed under types of research। हाँ देखिए इंडक्शन और डिडक्शन भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में पढ़ेंगे, लेकिन ये बोल रहा है भाई लॉजिक होना चाहिए रिसर्च में, नहीं जो लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। कह रहा है रेप्लिकेबल होना चाहिए। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलाउज द रिजल्ट बाय ऑफ द रिसर्च टू बी वेरीफाइड बाय रेप्लिकेटिंग ऑफ स्टडी एंड देयर बाय बिल्डिंग अ साउंड ऑफ बेसिस डिसीजन। हाँ रिसर्च हमेशा रेप्लिकेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार हम कुछ किया उसका फिर कोई हम बैन लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रेप्लिकेबल होना चाहिए। लीजिए जी थोड़ा क्लास हो गया लंबा, लेकिन यहां से आपको वैलिडिटी और एक्यूरेसी के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।